आज हम पार्ट 5 हाई स्कूल में, हाई पार्ट का नाम क्या है? हाई स्कूल में। ये क्या है? महात्मा गांधी की ये आत्मकथा है। सत्य के प्रयोग से ये अंश लिया गया है। विद्यालयी जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं, विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं। जब हम विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो बहुत सी ऐसी घटनाएं और विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं कि सने सने जीवन को एक दिशा मिलने लगती है। धीरे धीरे हम एक सही दिशा में जीवन को ले जाते हैं। इस पाठ में व्यायाम, आलेखन कला और अन्य भाषाओं के अध्ययन के विषय में गांधी जी के विचारों का एक विवेकपूर्ण निष्कर्ष स्पष्ट है। क्योंकि गांधी जी क्या है, पहले से पढ़ाई को अहमियत देते थे। वो बाकी खेल कूद, व्यायाम, आलेखन आदि चीजों को लेकर उनके जैसे जैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया और उन्होंने इन सब विषयों को भी महत्व दिया। एक विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उसे व्यायाम, खेल कूद सब चीजों में आगे होना चाहिए। उसे शिल्प आना चाहिए, उसमें कला आनी चाहिए आदि चीजें। व्यायाम, आलेखन कला तथा विभिन्न भाषाओं का अध्ययन हमारी शिक्षा को पूर्णता प्रदान करता है। इसीलिए अब क्या है, अब हमारी भाषा क्या है, अब हमारी जो शिक्षा है उसमें व्यायाम, आलेखन कला आदि भाषाओं सभी का अध्ययन कराया जाता है और उसको पूर्ण बनाया जाता है। अब देखिए, ये उनकी आत्मकथा है, गांधी जी के जीवन की सत्य घटनाएं हैं। हाई स्कूल में मैं बुद्धू नहीं माना जाता था। शिक्षकों का प्रेम हमेशा प्राप्त करता रहा। हर साल माँ बाप को विद्यार्थी की पढ़ाई तथा चाल चलन के संबंध में स्कूल से प्रमाण पत्र भेजे जाते। उनमें किसी दिन मेरी पढ़ाई या चाल चलन की शिकायत नहीं की गई। दूसरे दर्जे के बाद तो इनाम भी पाए और 5वें तथा 6ठे दर्जे में तो क्रमशः 4 और 10 रुपए मासिक की छात्रवृत्तियां भी मिली थी। छात्रवृत्ति मिलने में मेरी योग्यता की अपेक्षा तकदीर ने ज्यादा मदद की। ये छात्रवृत्तियां सब लड़कों के लिए नहीं थी, सिर्फ सोरठ प्रांत के विद्यार्थियों के लिए ही थी। और उस समय 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में मेरठ प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं हो सकते थे। मतलब मेरठ के बच्चे, जो सोरठ था जहाँ के ये रहने वाले, उधर साइड के बच्चों के लिए थी, तो इनको 10 रुपए मासिक की छात्रवृत्ति भी मिलने लगी थी। ये एवरेज स्टूडेंट माने जाते थे। गांधी जी बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा तो मैं बुद्धू नहीं कहलाता था हाई स्कूल की परीक्षा में। देखिए, इसमें क्या, इनकी आत्मकथा इसलिए इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। वैसे ही अपनी तरफ से तो मुझे याद पड़ता है कि मैं अपने को बहुत योग्य नहीं समझता। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता, परंतु हाँ, अपने आचरण का मुझे बड़ा ख्याल रहता था। वो अपने आचरण को बड़ा ध्यान देते थे कि कोई झूठ और कोई गलती मैं ऐसी ना करूं जो मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता। सदाचार मतलब अच्छे गुण अगर उनसे दूर होते तो उन्हें रोना आ जाता था। यदि मुझसे कोई ऐसा काम बन पड़ता कि जिसके लिए शिक्षक को उलाहना देना पड़े अथवा उनका ऐसा ख्याल भी हो जाए तो यह मेरे लिए असह्य हो जाता। मुझे याद है कि एक बार मैं पिटा भी था। मुझे इस बात पर तो बहुत दुख ना हुआ कि पिटा, परंतु इस बात पर महा दुख हुआ कि मैं दंड का पात्र समझा गया। मैं फूट फूट कर रोया। ये घटना पहली अथवा दूसरी कक्षा की है। दूसरी घटना 7वें दर्जे की है। वो कौन कौन सी कक्षाओं में उनको दंड और मिला है वो बता रहे हैं। दूसरी घटना 7वें दर्जे की। उस समय दोराबजी एदलजी गीमी हेडमास्टर थे। इनके हेडमास्टर का नाम है दोराबजी एदलजी गीमी। वह विद्यार्थी पीर थे क्योंकि वह सबसे नियमों का पालन करवाते, विधि पूर्वक काम करते और काम लेते तथा पढ़ाई अच्छी कराते थे। नियम पूर्वक वो काम करने के लिए प्रसिद्ध थे। कौन? इनके हेडमास्टर साहब। आगे देखिए, उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए कसरत, क्रिकेट लाजमी कर दी थी, लेकिन मुझे उनसे अरुचि थी। लाजमी होने के पहले तो मैं कसरत, क्रिकेट या फुटबॉल में कभी ना जाता था। जब मतलब बिल्कुल अनिवार्य नहीं किया गया था तो कभी नहीं जाते थे। ना जाने में मेरा झेपूपन
भी एक कारण था। मतलब वो झेपते थे, बहुत शर्मिंदगी महसूस करते थे, इसलिए भी नहीं जाते थे, शर्मीले थे। किंतु अब मैं देखता हूँ कि कसरत की वह रुचि मेरी भूल थी, रुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरे ऐसे गलत विचार थे कि कसरत का शिक्षा से कोई संबंध नहीं। अभी बताया कि कसरत का शिक्षा से कोई संबंध नहीं, गांधी जी की ऐसी विचारधारा थी। पीछे जाकर मैंने समझा कि व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा के लिए भी विद्या अध्ययन में उतना ही स्थान होना चाहिए जितना मानसिक शिक्षा है। मतलब जब उन्होंने धीरे धीरे करके ये सब सीखा, जब उनके हेडमास्टर साहब ने अनिवार्य कर दिया, तो उन्हें लगा कि हाँ नहीं, व्यायाम का की भी बहुत महत्व है शिक्षा में। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत के लिए ना जाने से मुझे कोई नुकसान ना हुआ। इसका कारण है, पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है। यह मुझे पसंद आया और तभी से हाई स्कूल के दिनों से घूमने जाने की आदत मुझे पड़ गई। वो कसरत में नहीं जाते थे, लेकिन वो प्रतिदिन खुली हवा में घूमने जाने लगे। तो अब तक है, जो अब तक बनी हुई है, घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम है और इस कारण मेरा शरीर थोड़ा बहुत गठीला हो गया। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा शुश्रूषा करने की तीव्र इच्छा। पिताजी की सेवा करने की अरुचि का दूसरा, क्योंकि व्यायाम में क्यों अरुचि थी? क्योंकि पिताजी की सेवा की उनकी इच्छा तीव्र थी। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाता, लेकिन जब कसरत लाजमी कर दी गई तब इस सेवा में विघ्न आने लगा। अब जब कसरत में जाना उन्होंने अनिवार्य कर दिया, कौन? हेडमास्टर साहब गीमी ने, तो इनकी से पिताजी की से आप जल्दी आ नहीं पाते थे, तो पिताजी की सेवा में विघ्न आने लगा। मैंने गीमी साहब से अनुरोध किया, मतलब हेडमास्टर साहब से अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करने के लिए मुझे कसरत से माफी मिलनी चाहिए। परंतु वे क्यों माफी देने लगे? एक शनिवार को सुबह का स्कूल था, शाम को 4 बजे में कसरत जाना था। मेरे पास घड़ी ना थी, आकाश में बादल छा रहे थे, इस कारण समय का पता न चला। बादलों से मुझे धोखा हुआ। जब तक कसरत के लिए पहुंचता हूं तब तक सब लोग चले गए थे। दूसरे दिन गीमी साहब ने हाजिरी देखी तो मुझे गैर हाजिर पाया। किसकी कक्षा में? कसरत की, व्यायाम की। मुझे इससे कारण पूछा। कारण तो जो था सो भी मैंने बतलाया। उन्होंने सच ना माना और मुझ पर 1-2 आना ठीक से याद नहीं है। कितना, मतलब कितने पैसे का जो लगी, 1-2 आने का जुर्माना हो गया, वो बता रहे हैं। कौन? महात्मा गांधी। मुझे इस बात से अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि उनके क्या है, उनके किस पे आ गई? सदाचार पे बात आ गई, उनके आचरण पे बात आ गई कि मैं झूठा समझा गया। मतलब उन्होंने झूठ नहीं बोला, लेकिन उनके हेडमास्टर साहब ने उनको झूठ समझ लिया। मैं यह कैसे साबित करता कि मैंने झूठ नहीं बोला? पर कोई उपाय न रहा, मन महसूस कर रह जाना पड़ा। मैं रोया और समझा कि सच बोलने वाले और सच कहने वाले को गाफिल मतलब असावधान भी ना रहना चाहिए। मतलब सच बोलने वाले को कभी सावधानी से कार्य करना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दरमियान मुझसे ऐसी गफलत वह पहली और आखिरी थी। मुझे कुछ स्मरण है कि अंत को मैं वह जुर्माना माफ करा पाया था। मतलब उन्होंने जुर्माना लगाया, लेकिन बताकर इन्होंने जुर्माना माफ करा लिया था। आगे देखिए, अंत को कसरत से छुट्टी मिल ही गई। पिताजी की चिट्ठी जब हेडमास्टर को मिली कि मैं अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास रखना चाहता हूं, तब उससे छुटकारा मिल गया। मतलब इनके जो पेरेंट्स थे, जो उनके पिताजी थे, उन्होंने जब चिट्ठी लिख दी हेडमास्टर साहब को कि मुझे मेरे बच्चे की जरूरत है सेवा के लिए, तो उसे कसरत की कक्षा में ना भेजकर घर भेज दिया जाए, तब इन्हें छुट्टी मिल गई। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। इस कारण शरीर से मेहनत न लेने के लिए शायद मुझे सजा ना भोगनी पड़ी हो, परंतु एक दूसरी भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में खुशखत मतलब सुलेख के लिए होने की जरूरत नहीं। यह गलत ख्याल मेरे मन में जाने कहां से आ घुसा था कि मतलब अच्छी लिखावट जरूरी नहीं है पढ़ाई में, यह उनके दिमाग में था, जो ठेठ विलायत जाने तक रहा। विलायत जब ये गए तब इनका ये भ्रम टूटा। फिर और खासकर दक्षिण अफ्रीका में, जहां वकीलों के और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े नवयुवकों के मोती की तरह अक्षर देखे, तब मैं बहुत लजाया और पछताया। तब इनको बड़ी शर्मिंदगी अपनी लिखावट पर हुई। मैंने देखा कि बेडौल अक्षर होना अधूरी शिक्षा की निशानी। क्या करें गांधी जी कि जो बेडौल अक्षर बनते हैं वो अधूरी शिक्षा की निशानी होते। लिखावट बहुत अच्छी होनी चाहिए। अतः मैंने पीछे से अपना लेख सुधारने की कोशिश भी की, परंतु पक्के घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। जब एक बार जैसी लिखावट बन जाती है वैसी ही रहती है। अतः जवानी में जिस बात की अवहेलना मैंने की उसे मैं फिर आज तक ना सुधार सका। अतः
हर एक नवयुवक मेरे इस उदाहरण को देखकर चेते और समझे कि सुलेख शिक्षा के एक आवश्यक अंग है। सुलेख के लिए चित्रकला आवश्यक है। मेरी तो यह राय बनी है कि बालकों को आलेखन कला पहले सिखानी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को देखकर बालक याद रखता और उन्हें आसानी से पहचान लेता, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचानने लगता है। जब आलेखन चित्रकला सीखकर चित्र इत्यादि निकालना सीख जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर छापे की तरह हो जाएं। मतलब आलेखन अगर बच्चों को ज्यादा कराया जाए तो उनके अक्षर सुधर सकते हैं। इस समय मेरे विद्यार्थी जीवन की 2 बातें लिखने जैसी हैं। विवाह की बदौलत तो मेरा 1 साल टूट गया था, उसकी कसर पूरी कराने की प्रेरणा मास्टर साहब ने दी। उन दिनों परिश्रमी विद्यार्थियों को ऐसा करने की इजाजत मिलती थी। अतः मैं 6 महीने तीसरे दर्जे में चढ़ा दिया गया। इस कक्षा में कुछ विषयों की शिक्षा अंग्रेजी में दी जाती थी, पर अंग्रेजी मैं कुछ ना समझ पाता। अंग्रेजी उन्हें आती नहीं थी। भूमिति रेखा गणित भी 4थे दर्जे से शुरू होता था। एक तो मैं उसमें कमजोर था और फिर समझ में भी कुछ ना आता था। भूमिति शिक्षक पढ़ाने में तो अच्छे थे, पर मेरी कुछ समझ में ही ना आता था। इससे मैं बहुत बार निराश हो जाता। कभी कभी यह भी दिल में आता कि 2 दर्जों की पढ़ाई एक ही साल में करने से तो अच्छा है कि मैं तीसरी कक्षा में ही फिर चला जाऊं। मतलब 2 दर्जों की एक साथ पढ़ाई कर रहे थे, पर ऐसा करने में मेरी बात बिगड़ती और जिस शिक्षक ने मेरी हिम्मत पर विश्वास रखकर दर्जा चढ़ाने की सिफारिश की थी उनकी भी बात बिगड़ती। इस भय से नीचे उतरने का विचार तो बंद ही रखना पड़ा। आखिर परिश्रम करते करते जब यूक्लिड के 13वें प्रमेय थ्योरम का हिंदी प्रतिशब्द तक पहुंचा, तब मुझे एकाएक लगा कि भूमिति तो सबसे सहज विषय है। जिस बात में केवल बुद्धि का सीधा सरल उपयोग करना है, उसमें मुश्किल क्या है। उसके बाद से भूमिति मेरे लिए बड़ा सहज और रोचक विषय बन गया। जब उनको रेखा गणित समझ में आने लगी तो उनको बहुत अच्छा लगने लगा सब्जेक्ट। संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ती थी। संस्कृत उन्हें और भी कठिन लगती थी। रेखा गणित में तो रटने की कोई बात ना थी, परंतु संस्कृत में मेरी समझ से सब रटना ही रटना था। यह विषय भी 4थी कक्षा से शुरू होता था। 4थी कक्षा से मतलब अब आखिर 6ठी कक्षा में जाकर मेरा दिल बैठ गया। संस्कृत शिक्षक बड़े सख्त आदमी थे। विद्यार्थियों को बहुतेरा पढ़ा देने का लोभ उन्हें रहा करता। मतलब जितना पढ़ा सके उतना अच्छा है। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा रहती। फारसी के मौलवी साहब नरम आदमी थे, मतलब खुशमिजाज थे। विद्यार्थी लोग आपस में बातें करते कि फारसी बड़ी सरल है और मौलवी साहब भी भले आदमी हैं। जो विद्यार्थी जितना याद करता उतने ही परवाह निभा लेते। सहज होने की बात से मैं तो भी ललचाया और एक दिन फारसी के दर्जे में जाकर बैठ गया। संस्कृत कठिन लगती थी, उन्होंने फारसी के कक्षा में जाकर बैठ गए। संस्कृत शिक्षक को इसका बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुमने तो कठिनाई हो सो मुझे बताओ, जो भी कठिनाई हो मतलब संस्कृत में वो मुझे बताओ। मैं तो सारे विद्यार्थियों की अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर तो उसमें मुझे रस भी घूंटे मिलेंगी, अतः तुमको इस तरह निराश ना होना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि परेशान मत हो, तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं शर्मिंदा हुआ, मुझे बहुत शर्म आई। उन शिक्षक के इस प्रेम की अवहेलना ना कर सका। मैंने संस्कृत सीखना जारी रखा। मैं ये मानता हूँ कि भारतवर्ष के उच्च शिक्षण क्रम में मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के लिए भी स्थान होना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं कि अन्य भाषाओं को भी हमारी शिक्षा नीति में स्थान देना चाहिए। इतनी भाषाओं की गिनती से किसी को डर जाने की जरूरत नहीं है। यदि भाषाएं विधि पूर्वक पढ़ाई जाएं और सब विषयों का अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा करने का बोझ हम पर ना हो तो पूर्वोक्त भाषाएं भार रूप ना मालूम हो, बल्कि उनमें बड़ा रस आने लगे। फिर जो एक भाषा को विधि पूर्वक सीख लेता है उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगम हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि अगर एक भाषा आपने सीख ली है तो दूसरी भाषा का ज्ञान
सुगम हो जाता है। मतलब उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है कि किस तरह से उन्होंने विद्यार्थी जीवन में जो जो समस्याएं उनका भ्रम टूटा कि कैसे जो है दूसरे लोग मतलब व्यायाम को महत्व ना दें या सुलेख को शिक्षा में महत्व ना दें या दूसरी भाषाओं को शिक्षा में महत्व ना दें। इन सभी भाषाओं को शिक्षा में महत्व देना चाहिए। सभी चीजें शिक्षा का अभिन्न अंग हैं, इसलिए हमारी शिक्षा में इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है, चाहे वो सुलेख हो, अच्छी राइटिंग हो, चाहे वो आपका व्यायाम हो, चाहे अन्य एक्टिविटीज हो जैसे चित्रकला, आलेखन या शिल्प कला आदि। ये सब भी हमारे व्यक्तित्व को क्या करती हैं, व्यक्तित्व का विकास करती हैं और हमें उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करती हैं। इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि शिक्षा पूर्ण तभी होती है जब विभिन्न भाषाओं का ज्ञान हो, शिल्प का, लेखन का या व्यायाम का सभी को शामिल किया हो। तो हमें अपनी शिक्षा पद्धति में मतलब जब शिक्षा हम ले रहे हो तो इन सब बातों में भी हमें महत्व देना चाहिए। ये शब्दार्थ आप लोग कर लीजिएगा, याद करिएगा। और ये सही गलत है, रिक्त स्थान है, इनको भी बुक में फिल कर लीजिएगा। पाठांश आप लोग स्वयं करेंगे। होमवर्क में रूप में पीछे का कार्य भी आप लोग का HW है, इनको पढ़ के आपको स्वयं करना है। धन्यवाद।